साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग फिर एक नए चर्चा के साथ में उपस्थित हुए हैं। आज का चर्चा का विषय है आरक्षण का आधार आर्थिक क्यों नहीं। इस पर बहुत चर्चा होते रहता है, तो उसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आरक्षण व्यवस्था का विरोध विभिन्न तर्कों के आधार पर करते करते जब आरक्षण विरोधी स्वयं को कमज़ोर पाते हैं तो आर्थिक आधार का मुद्दा उछाल देते हैं। वे कहते हैं कि नौकरियों या शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण करना ही है तो उसका आधार आर्थिक होना चाहिए। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, विपन्न है, तो वह चाहे किसी जाति का क्यों न हो, उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण विरोधियों के अनुसार गरीब स्वर्णों में भी होते हैं और अनेक स्वर्ण परिवार तो ऐसे मिल जाते हैं जिनकी आर्थिक दशा इतनी खराब है कि उनकी तुलना में अनुसूचित जाति के लोग के साथ की जा रही उनके बराबर आंका जा सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाती है तो उसका सर्वाधिक लाभ तो SC, ST, OBC को ही मिलेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में अधिकांश लोग तो इस वर्ग से ही आएंगे। तो अतः जाति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर उसे आर्थिक आधार पर लागू किया जा सकता है, समाज के वास्तविक गरीब को आरक्षण का लाभ मिल सके। अब आगे इसी के उपरांत बात करते हुए ये आता है कि कभी योग्यता के तर्क से, कभी समानता के आधार पर प्रश्न उठाकर आरक्षण व्यवस्था का विरोध करने वाले जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठाते हैं तो वे स्वयं को विरोधाभासी वक्तव्यों में फंस जाते हैं। वे यह नहीं जानते कि यदि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में व्यक्ति की मेरिट का अपमान होता है तो अयोग्य व्यक्ति को योग्य व्यक्ति की तुलना में प्राथमिकता मिलती है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था में इस तथाकथित मेरिट का अपमान क्यों नहीं होता और कैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण के योग्य व्यक्तियों को ही प्राथमिकता मिलती। यदि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था से संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आरक्षण विरोधियों की दृष्टि में आर्थिक आधार पर आरक्षण समानता के मौलिक अधिकार के रूप में कैसे होगा। अब हम लोग दूसरे आर्थिक आधार का आरक्षण व्यवस्था का समर्थन करने वाले यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि आखिर आर्थिक आधार पर आरक्षण संभव कैसे है और आर्थिक आधार पर की गई आरक्षण व्यवस्था का लाभ समाज में जाति भेद के चलते इस देश के शोषित और वंचित SC, ST, OBC को कैसे मिलेगा। जाति भेद के कायम रहते भला ही आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो और वह आर्थिक रूप से कमज़ोर स्वर्ण की तुलना में कितना ही अधिक योग्य क्यों न हो, आरक्षण का लाभ उसे भी नहीं मिलेगा, बल्कि उनके स्थान पर स्वर्ण को मिलेगा। क्योंकि आरक्षण का लाभ किसे दिया जाए यह इस बात की निर्णय करने वाले अधिकारी अपनी जाति मानसिकता से ऊपर कभी नहीं उठ सकते। उनके प्रत्येक निर्णय में जातीय मानसिकता का प्रभाव रहेगा। अब आगे तीसरे आर्थिक आधार सुनिश्चित कैसे हो। व्यक्ति की आर्थिक हैसियत जानने की कसौटी क्या होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। मस्त राम कपूर कहते हैं कि जो लोग जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं और आर्थिक आधार की बात करते हैं, उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई योजना आज तक पेश नहीं की। आर्थिक आधार की बात कुछ लोग संविधान निर्माण से लेकर आज तक करते हैं। इनमें जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री, माकपा, भाकपा, भाजपा जैसे राजनीतिक दल के नेता और अनेक बुद्धिजीवी शामिल हैं। लेकिन किसी ने आज तक यह नहीं बताया कि आर्थिक आधार पर सामाजिक समूहों को शिनाख्त कैसे की जाएगी। क्या 90 करोड़ लोगों के इस देश में लगभग 18 करोड़ परिवारों की आरक्षण के लिए पात्रता अपात्रता तय की जा सकती है। आय से
आय के आधार पर आर्थिक समूहों का निर्धारण कैसे केवल 1-1.5% जनसंख्या का ही सरकारी कर्मचारी का किया जा सकता है। व्यापार और निजी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की आय को मापने के लिए हमारे पास केवल आयकर विवरणों का ही सहारा है। केवल कौन नहीं जानता कि आयकर की चोरी इस देश में धर्म बन गया है, जिसके लिए कई संस्थाएं विशेषज्ञ तैयार करती है और करोड़ों रुपये का व्यापार करने वाली फर्मों भी आयकर मुक्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अनगिनत पैसे ऐसे हैं जिन पर आयकर अधिकारी की पहुंच नहीं है। जिस देश में कुल राष्ट्रीय आय के लगभग 3/4 भाग काला धन हो, उसमें आमदनी के आधार पर आरक्षण की बात करना निरा पागलपन है। लेकिन अगर औंधे पौंधे ढंग से आर्थिक समूह बना भी दिया जाए तो उनमें हर साल फेरबदल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है। आर्थिक आधार पर समूहों को निर्धारण को संभवतः मानकर ही हमारे संविधान निर्माताओं ने जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे समाज का मूल समूह जाति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी जाति को ही हमारे समाज का मूल समूह, बेसिक कलेक्टिविटी माना है। अब हम मंडल कमीशन का पृष्ठ संख्या 29 मंडल रिपोर्ट वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की ओर लेखक मस्तराम कपूर वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था लोगों की आर्थिक दशा सुधारने का उपाय नहीं है। आरक्षण व्यवस्था को संविधान में जाति के आधार पर हजारों वर्ष से शोषण का शिकार रहे लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए और समाज के विभिन्न क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक कारगर उपाय के रूप में अपनाया जाए। न्यायपालिका ने भी अपने कई निर्णय में इस बात को माना कि आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका ने माना है कि आरक्षण केवल जाति के आधार पर ही हो सकता है, क्योंकि जाति आज भी भारतीय समाज की वास्तविकता है। अब इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो है FIAC 93 AC 477 वो कहता है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद जब भारत में स्वर्ण व्यक्तियों आंदोलन के लिए गए तो स्वर्ण जाति के लोगों को प्रसन्न करने के लिए केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए स्वर्ण को 10% आरक्षण की घोषणा की थी। उसको सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में अवैध और संविधान के विरुद्ध ठहराया। इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से आर्थिक स्थिति का निर्धारितता को आरक्षण का आधार बनाना गलत ठहराया। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए ही आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा सकती है, आर्थिक आधार से पिछड़े हुए लोगों के लिए नहीं। न्यायालय ने यहाँ यह कहा कि गरीब स्वयं में पिछड़ेपन को मापने का आधार नहीं है बनती, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में हर समय इस देश के स्वर्ण समुदाय के लोग आर्थिक आधार का आरक्षण मांग करते हैं। आज के दौर में जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, इस समय आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा चुका है EWS के माध्यम से। तो ये इस देश की सच्चाई है। तो उम्मीद है कि